हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 78th बीपीएससी का मेंस का प्रिपरेशन। अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स जो है 78th का वो अब दोबारा नहीं होने वाला है, क्योंकि आयोग ने स्पष्ट रूप से जवाब भी दे दिया है और जो पेपर कैंसिल किया गया था उसे दोबारा ले भी लिया गया है 4 जनवरी को। तो अब बस रिज़ल्ट आएगा प्रीलिम्स का और उसके बाद मेंस जो है वो कभी भी 3 महीने के अंदर रिज़ल्ट के बाद हो सकता है। तो हम लोग को अभी से ही मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। उन स्टूडेंट्स को भी शुरू कर देना चाहिए जो लोग का बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है, जिनका 190s में भी अगर मार्क्स आ रहे हैं आपके, अगर आप कैटेगरी में हैं और आपके 80 से अबव आ रहे हैं तो अभी आप प्रिपरेशन मेंस का शुरू कर सकते हैं। और जिनके कम मार्क्स भी आ रहे हैं, जिनको उतनी उम्मीद नहीं है, उन्हें भी मेंस का प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए ताकि वो आगे 71st का जब पेपर होगा तो मेंस के लिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेंगे, अच्छे से वो एग्ज़ाम अपना दे सकेंगे। तो मेंस जो है वो बीपीएससी का बहुत ही आसान होता है। देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि जो है इतने आसान है कि तैयारी ही नहीं करना है, बल्कि ऐसा है कि किया जा सकता है। ठीक है, बहुत कुछ ऐसे लोग भी मैं जानती हूँ जिन्होंने अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर भी किया है मेंस का, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि 3-4 मेंस देकर भी जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। पर हम लोग आशा के साथ, उम्मीद के साथ आज अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये रेगुलर क्लास होगा। हम लोग डेली 1-2 टॉपिक करके और मेंस को ख़त्म करेंगे, क्योंकि बीपीएससी मेंस में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग जो लिमिटेड टॉपिक हैं उनको पढ़ेंगे और उनको पढ़ के हम लोग उस फॉर्मूले पे काम करेंगे कि 20% हम पढ़ें और उससे हमें 80% का फ़ायदा जो है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैंने अभी तक बीपीएससी एग्ज़ाम को 3 टाइम्स क्लियर किया है और करेंटली आई एम पोस्टेड एज अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि BDO। और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी क्लियर किया था। 65th बीपीएससी, 66th एंड 67th बीपीएससी मैंने क्लियर किया है। और मैं अब आप लोगों को भी अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगी कि कैसे आप लोग भी बीपीएससी को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग प्रीलिम्स से पहले मेंस पे ही बात करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स तो बहुत लोग क्लियर कर लेते हैं जो दरोगा की तैयारी कर रहे होते हैं या जो SSC की तैयारी कर रहे होते हैं, मगर मेंस का एग्ज़ाम वो लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेंस जो है वो एक अलग चीज़ है, अलग लेवल पे बात होती है। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके में मेंस को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजी वे में समझेंगे और उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये है हमारा मुख्य लिखित परीक्षा 70वीं का, जो आयोग ने ये जारी किया था कि जो लिखित परीक्षा होगी भाग 2 मुख्य परीक्षा, उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत बच्चों को यही नहीं पता कि मेंस में पूछा क्या जाता है, क्या होता है। तो देखिए, मेंस प्रीलिम्स की तरह बिल्कुल भी नहीं होता। मेंस जो होता है वो एक सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है। मेंस में क्या होता है कि आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, एक कॉपी मिलेगा, 36 पन्ने का रहेगा, उसको पूरा भरना होता है, लिखना होता है अपने हिसाब से, आप जो समझ पा रहे हैं। और मेंस में पूछा क्या कहता है, देखिए सबसे पहला जो पेपर होता है, ये देखिए, वो होता है सामान्य हिंदी का पेपर, जो 100 मार्क्स का होता है। इसमें केवल आपको 30% मार्क्स लाने होते हैं। तो 100 का 30% मीन्स आपको 33 जो मार्क्स है वो लाने पड़ेंगे हिंदी में। तो ये बिहार के बच्चों के लिए तो बहुत आसान होता है, जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं, बिहार, यूपी, MP, मगर बंगाल, आसाम, उड़ीसा, इधर से भी बच्चे आते हैं तो उनके लिए थोड़ा टफ होता है। वो इस एग्ज़ाम को क्लियर उतना हो सकता है कि वो ना कर सकें। ठीक है, पर हिंदी बेल्ट के लिए बच्चों के लिए ये काफ़ी इजी है, सामान्य हिंदी का पेपर। अभी हम लोग देखेंगे भी कि इसमें पूछता क्या है, ऐसा क्या पूछता है। फिर दूसरा हमारा है सामान्य अध्ययन, इसको GS1 हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सामान्य अध्ययन पेपर, GS1 बोल सकते हैं आप, जनरल साइंस या जनरल स्टडीज़। ये 300 अंकों का होता है। उसके बाद GS2 का पेपर होता है, द्वितीय पत्र, ये भी 300 मार्क्स का होता है। और इसके बाद होता है निबंध, जो कि 300 मार्क्स का होता है। पहले क्या होता था कि निबंध नहीं होता था,
पहले सिर्फ हिंदी होता था, जीएस पेपर 1 होता था, 2 होता था और ऑप्शनल का पेपर होता था। अभी हिंदी 1, 2 और साथ में निबंध भी जोड़ दिया गया है। ये 300 मार्क्स का ए से भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि वो ऐसे का प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है। और लेकिन क्या ऑप्शनल हटा दिया गया है? तो ऐसा नहीं है, ऑप्शनल को हटाया नहीं गया है। अभी भी ऑप्शनल जो है वो सब्जेक्ट है, मगर उसको जो है ना ऑब्जेक्टिव बना दिया गया। ठीक है, ऑप्शनल जो है अब सिर्फ मतलब कि आप लोग ऐसे ऑप्शनल चूज़ करिए जो कि ऑब्जेक्टिव, जिसका क्वेश्चन आप जानते हो। जैसे निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा। यहाँ पे ढेर सारे विषय दिए, देखिए कृषि विज्ञान है, पशुपालन था, पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव विज्ञान, मतलब ह्यूमैनिटीज़, वनस्पति साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियर, वाणिज्यिक शास्त्र, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, भूविज्ञान, जियोलॉजी, हिस्ट्री और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इन विषयों को आप चुन सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 100 ही मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और 100 मार्क्स में जो होता है ना, इसमें भी आपको सिर्फ अपना जो कट ऑफ है वो बस लाना होता है। ये ऐड नहीं होता है ना, इनकी गणना नहीं की जाएगी। मेधा निर्धारण में इनकी गणना नहीं की जाती है। ठीक है, सिर्फ आप 100 में से जो कट ऑफ मार्क्स है 33 है, और जनरल के लिए 40 मार्क्स का कट ऑफ होता है। तो वो 40 मार्क्स अगर आप 100 में से ले आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, तो आप पास कर जाएंगे। तो अब यहाँ पे जिनका जिस विषय पे पकड़ अधिक होता है, जैसे ज्योग्राफी हो गया या हिस्ट्री हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाना इजी होता है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स लोग चूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि जो हमारा मेंस होगा उसमें कितने पेपर रहेंगे। पहला पेपर आपका हिंदी का रहेगा, दूसरा पेपर आपका GS1, तीसरा GS2, चौथा ऐसे और पांचवा ऑप्शनल रहेगा। हिंदी और ऑप्शनल दोनों सिर्फ कट ऑफ मार्क्स लाने होंगे, आपको पासिंग मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, अब अगर आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का परीक्षा देना चाहते हैं, मतलब CDPO का परीक्षा देना चाहते हैं, ठीक है, एक पोस्ट होता है CDPO, तो उसका भी वही सब है। उसमें भी हिंदी ही पूछ रहा है, GS1 GS2 ही पूछ रहा है, बस ऑप्शनल में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें ऐसे नहीं पूछा जाता है। और ऑप्शनल उन्हीं लोगों का मतलब होता है जिन्होंने गृह विज्ञान यानी होम साइंस या साइकोलॉजी, सोशलॉजी, इन विषयों से अगर अपना किया है ग्रेजुएशन वगैरह, तो वो ऑप्शनल में ये सब रख सकते हैं, वही CDPO का करेंगे। और बाकी सभी लोग जो है वो बाकी सिविल्स का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि मेंस में पूछा क्या जाता है, और यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना। सबसे पहली चीज़ कि आपको नींव ही नहीं पता रहेगा कि क्या पढ़ना है, तो पढ़ेंगे कैसे। अब हम लोग एक एक करके पेपर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज कल से हम लोग टॉपिक पे जाएंगे, एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एक एक पेपर बस डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा पेपर जो है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक एक पेपर हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा हिंदी का पेपर होगा उससे। सबसे पहला पेपर जो होगा वो हमारा हिंदी का पेपर होगा। तो देखिए, सब हिंदी में क्या पूछा जाता है, हम लोग 100 मार्क्स का पूछा जा रहा है और केवल आपको 33 नंबर लाना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको 500 शब्दों में एक निबंध लिखना है। यहाँ पे देखिए, एक ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें से कोई एक पे ऐसे लिखना है। आपको 6 ऑप्शंस दिए जाएंगे ऐसे लिखने के लिए। इसके बाद अगला है कि आपको ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को 1/3 शब्दों में इसका सार लिखते हुए इसको शीर्षक देना है, मतलब इसका सारांश लिखना है, समरी लिखना है। जैसे कहानियों का समरी होता है, तो ये इस कहानी को पढ़ करके और इसका सारांश 1/3 शब्दों में 1/3 शब्द, मतलब अगर ये मान लीजिए कि 300 शब्दों का ये पूरा लिखा हुआ है पैराग्राफ, तो आपको 100 शब्द में इसको कर देना और एक शीर्षक इसका बना देना। तो ये भी एकदम ईजी है। इसके बाद आपको जो है सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि जितने भी अशुद्ध, ये सब अशुद्ध वाक्य हैं तो इसको शुद्ध करना है। जैसे सीता रोता रोता घर गया, तो सीता तो फीमेल है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसको सही करना है। ठीक है, तो इतना इजी जो है, हिंदी में बहुत ही इजी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। 33 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर 2 दिन, हम लोग एग्ज़ाम के आने से 2-3 दिन पहले हिंदी को बस थोड़ा सा पढ़ लेंगे और वो हिंदी जो है वो क्लियर किया जा सकता है। नेक्स्ट है विशेषण की परिभाषा देते। विशेषण के भेदों को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। कभी संज्ञा पूछता है, जैसे यहाँ देखिए 5 नंबर में संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को बताना है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, ये थोड़ा बहुत आप लोग को याद कर लेना है
और ये पूछा जाता है ऐसे यहाँ क्रिया किसे कहते हैं, उपसर्ग और परसर्ग में निहित अंतर स्पष्ट। ये बहुत ही इजी है, दो में से कोई एक पूछ रहा है, दो में से कोई एक पूछ रहा है, ठीक है। इसी तरह किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इतने सारे में से किसी 5 का ही आपको पर्यायवाची लिखना है और मात्र 2 पर्यायवाची। तो कितना आसान है। मेघ का आपको पता ही है, बादल होता है। सूर्य का आपको पता ही है, गृह मतलब भवन, गृह का भवन घर, ठीक है। तो इस तरह से स्वर्ण का हो गया सोना, कनक, वृक्ष का पेड़, तो इस तरह से लिख सकते हैं। बहुत ही आसान होता है ये, ठीक है। हिंदी जो पेपर होता है वो बहुत ही इजी होता है। नेक्स्ट 7 नंबर है, जैसे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के संधि विच्छेद कीजिए और संधि के नाम भी लिखिए। तो संधि विच्छेद करना है हम लोग, ये सब जो व्याकरण है, ग्रामर है, वो थोड़ा पढ़ लेंगे। और बहुत लोग आप लोग पढ़े भी होंगे स्कूल में 8, 9, 10 में, वही पूछा। जैसे दशानन है, 10 जोड़ आनन, दशानन। किसी 5 का ही करना है आपको, 10 का करना भी नहीं है, तो इसलिए ये आसान हो जाता है। फिर काल की परिभाषा देते हुए उसका भेद बताइए। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के विलोम शब्द बताइए, ठीक है। तो विलोम भी आप लोग साधारण, असाधारण, साक्षर, निरक्षर, सुगंध, दुर्गंध, विलोम भी आराम से बता सकते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोग अभी क्या देखें कि हिंदी का पेपर बहुत ही आसान होता है। अगर थोड़ा सा हम लोग मेहनत करेंगे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, अभी से हिंदी को लेकर टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट पेपर की तरफ जाते हैं, जो है हमारा GS 1 का पेपर। जो डिसाइडिंग पेपर होता है वो यही दोनों पेपर है, GS 1 और GS 2, जो एग्ज़ाम में मेंस क्लियर करवाता है। खास करके GS 1 का पेपर जो होता है वो बहुत ही डिसाइडिंग होता है, क्योंकि बच्चों के अच्छे मार्क्स इसी में आते हैं और ख़राब मार्क्स भी इसी में आ सकते हैं। तो जैसे 300 नंबर का है, मैक्सिमम आपको 210 मैक्सिमम होता है, 205, 210। अगर 180, 190 बहुत अच्छा मार्क्स होता है। बहुत ख़राब मार्क्स भी आते हैं, जैसे 135, 36 मार्क्स आते हैं लोगों को, ठीक है। और भी ख़राब मार्क्स आते हैं, पर ऐसा क्यों होता है? बहुत डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कम मार्क्स और ज़्यादा मार्क्स में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि GS 1 का जो पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए, जो पहला सेक्शन है, सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 1 जो है वो हिस्ट्री है, वो होता है हिस्ट्री। यहाँ देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, राइट। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, छोटे छोटे, मतलब 2-2 पेज के नोट्स लिखने हैं। संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, मौर्य काल की कला और वास्तुकला, और प्राचीन काल के पूर्वी भारत के गुफा चित्र, केव पेंटिंग्स, ठीक है। हिस्ट्री के हैं सारे क्वेश्चन। यहाँ पे 2 नंबर में इन दोनों में से कोई एक लिखना है। प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए, ठीक है। बिहार जो है वो सेंटर ऑफ लर्निंग रहा है प्राचीन काल से। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदनपुरी, ये सभी बिहार में थे, तो वो हम लोग को बता देना है। नेक्स्ट है चंपारण नील आंदोलन। सभी हम लोग जानते हैं चंपारण नील सत्याग्रह के बारे में। इसका मूल्यांकन कीजिए और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बनाना है आपको, और ये 38 नंबर का एक सवाल होता है। करीब आपको 4 से 5 पेज में इस क्वेश्चन को लिखना होता है। नेक्स्ट है तीसरा सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आप लोग पढ़े होंगे, नरम दल, गरम दल। तो यहाँ पे उदारवादी यानी नरम दल के लोग कुछ अच्छा काम किए कि नहीं किए, उनके बारे में बताना है कि उन्होंने क्या किया संघर्ष में। नेक्स्ट है बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास, ठीक है। बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके साथ प्रभाव को रेखांकित कीजिए, ठीक है। उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। इन दोनों में से भी कोई एक सवाल बनाना है। तो सेक्शन 1 हिस्ट्री का था, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेक्शन 1 में। वो 3 क्वेश्चन क्या है? पहला जो है वो छोटा छोटा है, 5 सवाल, वो सारे बनाने हैं। 2 नंबर में 2 में से 1 बनाना, और 3 नंबर में भी 2 में से 1 बनाना है। नेक्स्ट जो सेक्शन 2 है वो होता है IR का क्वेश्चन, ठीक है। IR इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स, ठीक है। सेक्शन 2 को मेनली हम लोग ये 2 चीज़ मानते हैं कि या तो इंटरनेशनल रिलेशन पूछेगा या करंट अफेयर्स पूछेगा। तो अब क्वेश्चन देख के आप बता देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन है या करंट अफेयर्स है। तो देखिए, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
कुछ अगर बताई होगी जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में, अगर उसने अपना कुछ वर्डिक्ट दिया होगा तो उस बारे में पूछा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला इशू पे बात की, ट्रिपल तलाक, ये सब जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए ही किया गया है। ठीक है, तो यानी कि करंट अफेयर से पूछ रहा है। नेक्स्ट है भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। आप लोग पढ़े ही होंगे कि जो हमारा आईपीसी धारा, आईपीसी लगता था पहले, उसको चेंज कर दिया गया था। इंडियन पिनल एक्ट वगैरह, जो क्रिमिनल एक्ट था वो सब बदल करके और उसका हिंदी नाम कर दिया गया था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो उसका क्या रिलेवेंस है वो पूछ रही है। फिर रोल ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो एआई है, रोबोट्स हैं, इनका क्या रोल है। डिस्क्राइब द पैरामीटर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ठीक है, कोई रिपोर्ट बहुत सारे आते रहते हैं साल में, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, हंगर इंडेक्स, तो उन रिपोर्ट को पढ़ना होता है। ठीक है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पैरामीटर्स हैं, वो पूछ रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक प्रोविजंस ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 रिगार्डिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव्स इन इंडिया। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, बिहार का विदेशी व्यापार नीति के बारे में, भारत का विदेशी व्यापार नीति के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये तो कंपलसरी है, पांचों के पांचों बनाने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 2 में से 1 बनाना होता है। तो जैसे ये मणिपुर संकट बहुत चला था, मणिपुर क्राइसिस, आप लोग पढ़े होंगे कि वहाँ पे 2 कम्युनिटी, मेती और कुकी कम्युनिटी के बीच में कितना ज़्यादा हिंसा हुआ था, उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, हाउ डज इंडियाज लीडरशिप विद इन द G20 रिफ्लेक्ट इट्स कमिटमेंट। जैसे इंडिया ने 2023 में G20 का जो ये किया, प्रेसिडेंटशिप संभाला, तो कैसे इंडिया में हुआ था G20 पहली बार, तो इंडिया के लीडरशिप के बारे में बात हो रही है। इंडिया का जो लोगो था वसुधैव कुटुंबकम का, उसको कैसे इंडिया ने अपहोल्ड किया। ठीक है, मतलब आप आईआर के क्वेश्चंस देखेंगे करंट अफेयर्स के तो आप समझ जाएंगे कि ये सब आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि रेगुलर अगर आप न्यूज़ पढ़ते रहेंगे, न्यूज़ देखते रहेंगे, तो वही सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आईआर के टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट एक और सवाल पूछ रहा है। ठीक है, इसमें से भी इन दोनों में से कोई एक बनाना है। जैसे व्हाट कुड बी द पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोसाइटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 यूसीसी अगर लागू कर देंगे तो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इंडिया इज ग्रोइंग स्टेटस एज एन इमर्जिंग स्पेस पावर अलाइन विथ इट्स एम्बिशंस एंड अचीवमेंट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन बाय इसरो। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन से कैसे इंडिया जो है वो एक स्पेस पावर बन गया है, तो इस बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो जो दूसरा सेक्शन है GS1 का वो आईआर और करंट अफेयर्स पे आधारित है। इसको हम लोग एक एक करके, हम लोग 70वां के लिए तैयारी करेंगे तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि 70वां में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो खंड 3 होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट खंड है और इसमें मैथ्स पूछा जाता है, जिसको DI बोलते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये बहुत ही आसान है लेकिन इसमें लोग आसानी से गलती करते हैं। ठीक है, ये इतना आसान है कि 72 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसमें 2 सवाल पूछे जाते हैं 36-36 मार्क्स के। अगर आपने दोनों के दोनों सही बना लिए तो आपको टोटल 72 नंबर आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये सब जो ऊपर के क्वेश्चन है, हिस्ट्री है, आईआर, करंट अफेयर से कितना भी सही बनाइएगा तो कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता है। पर मैथ्स में तो ऐसा नहीं होता है, मैथ्स तो सिर्फ प्रोसेस और आंसर देखा जाता है। तो अगर आप ये सारे सही करते हैं तो आपको 72 मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे सही होता है। ठीक है, कैसे आंसर लिखना है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है बीपीएससी का आंसर लिखने का और आसानी से एग्ज़ाम बीपीएससी का GS1 पेपर में 190 से 200 के बीच में मार्क्स लाए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग GS2 के पेपर को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पेपर है GS2। GS2 में क्या पूछता है, ये भी 300 मार्क्स का होता है। इसमें भी 3 खंड होते हैं, जैसे GS1 में 3 खंड है, इसमें भी 3 खंड है। जो पहला सेक्शन है वो है पॉलिटी। ठीक है, जो लक्ष्मीकांत पढ़े हुए हैं वो बहुत ही आसानी से इन सभी प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। जैसे अब देखिए, पहला क्वेश्चन है
कि क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, ठीक है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जो भी पॉलिटी पढ़े हैं, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़े हैं तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है, इज रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जस्टिफाई। क्या ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देना जस्टिफाई था? नेक्स्ट है, क्रिटिकली डिस्क्राइब अबाउट अमेंडमेंट प्रोसेस। ये सब है लक्ष्मीकांत में। एक्सप्लेन हाउ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में कैसे गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है, हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये पांचों प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको। उसके बाद ये दोनों में से कोई एक का आंसर देना है। जैसे डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड पीएम, के बीच में क्या रिलेशनशिप है। डिस्कस देयर चेंजिंग रोल। नेक्स्ट है इंडियन फेडरलिज्म। ये सभी प्रश्न हम लोग लक्ष्मीकांत से ही पॉलिटी, ये जो GS2 का सेक्शन 1 है ना, इसका जवाब लक्ष्मीकांत से ही दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन 2 देखते हैं कि सेक्शन 2 में क्या होता है। सेक्शन 2 में होता है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी। ये तीनों चीज़ पूछे जाता है। ठीक है, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी। देखिए पहला सवाल, मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मॉनसून सिस्टम, ज्योग्राफी का पार्ट है। सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, ठीक है, ये भी ज्योग्राफी है। आर दे सफिशिएंट टू मीट डोमेस्टिक नीड्स। डिस्कस द स्टेट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। डिस्क्राइब मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री, पर्यटन उद्योग के बारे में बात करना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, SC ST पॉपुलेशन बिहार में कहाँ पर है। डिवाइड इंडिया इनटू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन, जैसे इंडिया के फिजियोग्राफिक रीजन में डिवाइड कीजिए, हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन, थार डेजर्ट, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया, तो इस तरह से इसको डिवाइड करना। आइलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स। तो ये हो गया आपका इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी वाला पार्ट। ये भी वैसा ही है, यहाँ भी आपको पहला क्वेश्चन का सबका जवाब देना और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जवाब देने के लिए। और जो तीसरा पार्ट होता है GS2 का, जी वो होता है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी। कंप्यूटर का रोल क्या है आज के समाज में? बहुत बड़ा रोल है भाई कंप्यूटर का, है ना। कंप्यूटर को हैक करके पूरा सिस्टम हैक किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट खत्म, बैंकिंग खत्म, बिजली खत्म, रेलवे खत्म, सब डूब जाएगा। तो रोल तो बहुत बड़ा है। फिर वुड सुटेबल एग्जाम्पल, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कैसे होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल पूछा जाता है। आप अपने से, अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़ाई किए हैं तो अपने से भी जो है ना, बना के भी इनका आंसर लिखा है था अपने दिमाग से, कि बचपन से आपने जो भी पढ़ा है, जो भी देखा है, जो भी सीखा है, उसको लिखना होता है एग्ज़ाम में। ऐसा कुछ रटा रटाया जो जवाब है इन सब का नहीं होता है। ठीक है, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। डिस्कस हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प ड्यूरिंग कोरोना। कोरोना के टाइम पे टेक्नोलॉजी ने कैसे मदद किया, तो आप लोग को पता ही है कि जो एक ऐप था, फिर कोविन ऐप करके और एक ऐप था, वो ऐप के माध्यम से डायरेक्ट हम लोग जो है ट्रैक कर लेते थे कि आसपास कोरोना पेशेंट हैं कि नहीं है। उसके बाद नज़र रखा जाता था, लोगों पर सर्विलांस किया जाता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प जो है टेक्नोलॉजी का हुआ। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे टेक्नोलॉजी मदद करता है। और फिर इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन, ये भी टेक्नोलॉजी से ही संबंधित है। ये है पेपर 2, GS पेपर 2। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो है अब हम लोग देखते हैं कि एसे में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी एसे जो है वो नया जोड़ा गया है। एसे में कुछ एसे में भी 3 सेक्शन है। जैसे GS पेपर 1 में 3 सेक्शन है, GS पेपर 2 में 3 सेक्शन है, वैसे ही एसे में भी 3 सेक्शन है। जो पहला सेक्शन है एसे का, देखिए एसे का जो पेपर होता है वो भी 300 मार्क्स का है। ये भी यहाँ पे जो 3 सेक्शन है उसमें भी 100 मार्क्स के 3 एसे हम लोग को लिखने हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। जो पहला सेक्शन 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 एसे में से आपको एक एसे लिखना है 100 नंबर का, 700 से 800 वर्ड में लिखना होता है। फिर दूसरा में भी वही है, 4 में से एक लिखना है, और तीसरा में भी वही है। अब किस तरह का पूछा जा रहा है, तो एसे जो होता है ना वो बहुत टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे पहला एसे टाइप होता है फिलोसॉफिकल एसे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने टाइप कैसे होता है। तो पहला टाइप होता है फिलोसॉफिकल, ठीक है, और दूसरा टाइप होता है टेक्नोलॉजिकल।
टेक्नोलॉजिकल जो ऐसे होता है वो उसमें टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है, कंप्यूटर और भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी जिसमें बहुत सारे डेटा फैक्ट्स डाल के लिखना होता है। और फिलोसॉफिकल जो ऐसे होता है वो मतलब इस तरह का ऐसे होता है कि जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे उस तरह का फिलोसॉफिकल ऐसे पूछा गया या नहीं बीपीएससी के द्वारा। और तीसरा टाइप का भी अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेक्शन 1 में कौन कौन ऐसे पूछा गया है। तो देखिए 1 नंबर में जो आपका ऐसे है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, ये आपका हो गया टेक्नोलॉजिकल टाइप कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में। बिल्कुल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से नासा, इसरो, किस तरह से हम लोग ब्रह्मांड के यूनिवर्स को समझ रहे हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। सही बात है, अगर एग्रीकल्चर सिस्टम को सही करेंगे तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो सुधर सकती है। ब्लैक मनी इकोनॉमी, ये सब भी टेक्नोलॉजिकल टाइप है, इसको आप फिलोसॉफिकल मत समझिएगा। ब्लैक मनी इकोनॉमी इज द मेन कॉज ऑफ क्राइम एंड करप्शन। ठीक है, ब्लैक मनी जो है वो मुख्य कारण है क्राइम का और करप्शन का। मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड ह्यूमन अवेयरनेस ऑफ मीन्स एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये सभी टेक्नोलॉजिकल टाइप ऑफ ऐसे हैं। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में है महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति, राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, ये सब आपका हो गया फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ ऐसे। महिला सशक्तिकरण की स्थिति बतानी है अभी आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में। तो महिला सशक्तिकरण तो बहुत ज़्यादा है नहीं, जैसा हम लोग देख सकते हैं कि पूरा 38 जो हमारा राज्य मतलब पूरे बिहार में या पूरे इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो हमें महिला जो राजनेता है या महिला पॉलिटिशियन बहुत कम देखने को मिलती है ना। जैसे कहीं भी मुख्यमंत्री के तौर पे केवल एक ही जगह महिला मुख्यमंत्री है अभी बंगाल में। अभी भी लोकसभा में बहुत केवल 17% ही महिलाएं हैं। ठीक है, मंत्री में भी महिला मंत्री बहुत कम है, निर्मला सीतारमन या स्मृति ईरानी के अलावा महिला मंत्री देखने को नहीं मिल रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। मतलब योगा का इम्पॉर्टेंस आपके फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। ठीक है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में योगा का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये पूछा गया है, फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ ऐसे पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। टेक्नोलॉजिकल टाइप ऑफ हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया था उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। तो चारों में से कोई एक ऐसे आप पकड़ के लिख सकते हैं, इसका भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है खंड 3। खंड 3 में है कि यहाँ पे देखिए ये पूरा मतलब बिहारी टाइप का यहाँ पे पूछा गया है। इसमें से भी 4 में से एक ऐसे आपको लिखना है, इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप बिहार में नहीं रहे हैं, बिहारी बोली, बिहारी भाषा नहीं जानते हैं तो ये वाला सेक्शन 3 लिखने में जो है आपको बहुत ही कठिनाई होगी। जैसे पहला है देखिए, बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला का। मतलब बिना भाषा के समाज क्या हो सकता है या बिना समाज के भाषा क्या हो सकती है। धोबियन कुकुर न घर के न घाट के, सुनते तो हम लोग सब हैं पर इस पे आपको लिखना है ऐसे 800 वर्ड में। ठीक है, आगे नाथ न पीछे पगहा, बिना छान के कूदे गधा, अनेर धुनेर के राम रखवार। तो इस चारों में से आपको सुना तो आपने होगा ये सब, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, आगे नाथ न पीछे पगा, मगर अभी आपको क्या करना है, इस पर ऐसे ही लिखना है। तो हम लोग इस सब के बारे में भी बात करेंगे, इन सब के बारे में भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग एक छोटा सा सेशन किए हैं, सिर्फ समझें कि बीपीएससी मेंस क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन यकीन मानिए बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ईजिली एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है अगर आप लोग मेरे साथ रहेंगे और हम लोग साथ मिल करके इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और आप भी एक ऑफिसर बनेंगे। ठीक है, इसी शब्दों के साथ आपको धन्यवाद करती हूँ आज के लिए। कल फिर हम लोग मिलेंगे। अगर किसी भी तरह का आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।